हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू आवर चैनल एलिगेंट क्लासेस। कल की वीडियो में आपका बहुत प्यार देखकर मैं आपका दोनों हाथों से धन्यवाद करता हूं। तो मैं आज आपके लिए 30 मई में शॉर्ट 1 और स्लॉट 2 में पूछे जाने वाले कुछ क्वांट के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ला रहा हूँ। क्वेश्चन को पूर्ण तरह से आपको ट्राई करना है, उसके बाद जिस मेथड से मैं बताऊँ उसको अपने मेथडों में ऐड करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। एक टेस्ट में 80 क्वेश्चन है, उसका हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जा रहा है, ठीक है। अंकिता आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस। टोटल 80 क्वेश्चन है, 40 में डिवाइड हो रहे हैं। इस 40 के 65% अंकिता ने जवाब दे दिए हैं, ठीक है। What percent of the other 40 question does she need to answer correctly to score 80% on the entire test? कि entire test मतलब पूरे टेस्ट में उसे 80% मार्क्स स्कोर करना है, तो इसका 80% क्या होगा? 64, ठीक है। और उसने फर्स्ट 40 क्वेश्चन में 65% क्वेश्चन ठीक करे हैं, तो 40 का 65% निकाल लिए। या लिख सकते हो 13/20, 65/100 या 13/20। 26 क्वेश्चन इसने पहले 40 क्वेश्चन में से सही कर लिए हैं। 26 क्वेश्चन। अब जो 40 क्वेश्चन बचे हैं उसमें से इसे 64 - 26 करोगे। 64 टोटल सही करने हैं, 26 वो सही कर चुकी है अब तक, तो कितने क्वेश्चन बच रहे होंगे? 38। तो उसे 38 क्वेश्चन इसमें सोल्व करने होंगे। टोटल 40 है, 38 सोल्व सही होने चाहिए। तो देख लीजिए 38 40 का कितना परसेंट है? 19, 20, ये 5 टाइम्स 19 × 5 होता है 95%। तो अपना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे? टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, उसको टोटल 80 क्वेश्चंस में से 80% सही करने हैं, तो 80% 64 हो गया। पहले के 40 क्वेश्चंस में उसके 65% सही है। अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें गलत भी तो हो सकते हैं या कुछ स्किप भी कर सकते हैं, स्किप करेगी, पर हमें जिस हिसाब से क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है उसी अकॉर्डिंग चलना है। 40 क्वेश्चंस में से 65% सही किए, मतलब 26 सही हो गए, ठीक है। अब 40 में से इसको 38 सही करने पड़ेंगे, तो 38 40 का कितना परसेंटेज है? तो वो 95% होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। चलिए, हर टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन है। इसमें परसेंटेज का भी है, प्रॉफिट लॉस का भी है, एवरेजेस का भी है, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रयास से ट्राई करना है। 65% ऑफ अ नंबर इज मोर देन इट्स 25% बाय 120, ठीक। इसके दो मेथड, या तो मान लो कि x कोई नंबर है, उसका 65% माइनस होना होगा 25% ऑफ डेट नंबर। उनका गैप गिवन है 120, ठीक है। तो x कॉमन लो, 100 कॉमन लो, कितना बचागा? 40 इक्वल टू 120। तो यहाँ से काटोगे 3 और x 100 उधर जाएगा तो 300, तो x की वैल्यू 300 आ रही होगी, ठीक है। हमें कितना निकालना है? 20%। तो 300 का 20%, 3 टाइम्स तो 60, ठीक है। एक मेथड ये है। अगर हमें थोड़ा जल्दी करना है, अपना समय बचाना है जो कि मूल्यवान है, कैसे करेंगे? 65% ऑफ डेट नंबर, 65% ऑफ x माइनस 25% ऑफ x इक्वल टू गिवन है 120। तो 40% ऑफ x बच रहा होगा 120। हमें चाहिए 20%, तो 2 से यहाँ डिवाइड, 2 से यहाँ डिवाइड, तो 20% ऑफ x आ रहा होगा 60। हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर समय बचाना है, अगर आपके पास समय कम पड़ रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। अगला, वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने की नहीं सोचूंगा, आपको फ़ायदा होना चाहिए बस, कि अगर आप आखिरी समय में देख रहे हैं पेपर से पहले तो आपको फ़ायदा मिले। चलो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है।
एक बार ट्राई करें इसको वीडियो को रोक कर और फिर देखें किस हिसाब से मैं सोल्व कर रहा हूँ। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days. 4 women and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete a work in 10 days. ठीक है, बोल रहा है कि 4 men and 6 women किसी काम को 8 दिन में कर रही हैं और 3 men और 7 women उसी काम को 10 दिन में। काम तो सेम ही होगा, वही काम है, पर यहाँ पर मैन 4 है, यहाँ पर 6 वुमेन है, यहाँ पर 3 मैन है और 7 वुमेन है, काम वही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? 4 मैन था और 8 डेज थे, 34 इंटू 8 मैन डेज प्लस में, इसके पूरा ही लिख लेते हैं, 4 इंटू 8 32 मैन डेज प्लस में 6 इंटू 8 48 वुमेन डेज। ये पहला है इसके अकॉर्डिंग। अब इसका लिए क्योंकि वर्क सेम है, मैन वुमेन चेंज हो रहे हैं लेकिन वर्क जो क्वांटिटी है यूनिट्स की वो सेम है, तो इसमें कैसे करेंगे? 30 मैन डेज प्लस में हो रहा होगा 70 वुमेन डेज के। ठीक है, अब यह मैन डेज ये मैन डेज से सोल्व करें और वुमेन डेज को वुमेन डेज से, तो अगर ये 30 इधर आएगा तो 2 बचेगा, 2 मैन डेज इक्वल टू हो रहा होगा 22 वुमेन डेज के। ठीक है, 50 70, ठीक है, तो 1 मैन डेज इक्वल टू आएगा 11 वुमेन डेज के। इसका मतलब कि एक आदमी 11 वुमेन के जितना काम कर रहा है, या एक मैन इक्वल है 11 वुमेन्स के। ठीक है, हमें क्या चाहिए? 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर लेंगी। अगर मैन का पूछे तो हमें पूरा वर्क मैन की फॉर्म में निकालना है, मैन डेज की फॉर्म में। अगर वुमेन का पूछे तो हमें वुमेन डेज की फॉर्म में निकालना है। यहाँ पे हमारा आया 1 मैन डेज इक्वल टू 11 वुमेन डेज। ठीक है, या इससे निकाल लो पूरा वर्क या इससे निकाल लो, वर्क सेम ही आएगा। अगर हम 1 मैन डेज की वैल्यू इसमें रखें 11 वुमेन डेज प्लस 48 वुमेन डेज, कितना आ रहा होगा? 32 इंटू 11 32 तो 352 वुमेन डेज प्लस में 48 वुमेन डेज, कितना आ रहा है? 400। सही है, 400 वुमेन डेज। टोटल वुमेन डेज कितना वर्क है? 400 वुमेन डेज के इक्वल है वर्क। कितनी वुमेन काम करेंगी? 10। तो कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा? 40 डेज में। ऑप्शन ए। ठीक है, अगर वो पूछता कि मैन, तो हम यहाँ पर जो आया था हमारा 1 मैन डेज इक्वल टू 11 वुमेन, तो हम 1 वुमेन की वैल्यू लेते 11 मैन की 1/11 मैन डेज के इक्वल, तो हम 1 मतलब वुमेन की वैल्यू इधर रखते, जो पूरा इक्वेशन मैन की फॉर्म में चेंज होता और उसको फिर मैन से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे वुमेन का है तो वुमेन में ही पूरा वर्क निकालना है कि वुमेन डेज में टोटल वर्क कितना हो रहा है, और फिर उससे डिवाइड करना है जितनी वुमेन या मैन पूछा हो। ठीक है, अगला एक इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, पूरा समझ आ जाएगा, अब देख लो। हाँ यही है, करो ट्राई। वीडियो को रोक कर अपने क्वेश्चन को ट्राई करें अच्छे से, उसके बाद देखिए किस तरह मैं करा रहा हूँ। 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज। 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज, या बोल सकते हैं कि टोटल 70 वुमेन डेज वर्क है। ठीक है, अगर 10 वुमेन 7 दिन तक काम कर रही हैं तो पूरा काम कंप्लीट हो रहा है, या 70 वुमेन डेज वर्क है। 10 चिल्ड्रन टेक अ 14 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, और 10 चिल्ड्रन उसी काम को 14 डेज में कर रहे हैं, मतलब 140 चिल्ड्रन डेज वर्क है। 140 चिल्ड्रन डेज वर्क है। ठीक है, हाउ मैनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ऐसे क्वेश्चन लगते कॉम्प्लिकेटेड है देखने में, या सोल्व करोगे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे। देखो 70 वुमेन डेज और 140 चिल्ड्रन डेज, मतलब वर्क तो सेम ही है, तो 70 वुमेन डेज इक्वल टू हो रहा होगा 140 चिल्ड्रन डेज के, क्योंकि काम सेम ही है, बस ये वुमेन कर रही है चिल्ड्रन कर रहे हैं, तो डेज अलग लग रहे हैं और समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो 1 वुमेन डेज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन डेज, मतलब कि जितना काम 2 बच्चे एक दिन में कर रहे हैं उतना ही काम एक वुमन एक दिन में कर रही है, मतलब कि 1 वुमेन 2 चिल्ड्रन के इक्वल है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन का।
अगर हम यहाँ से वुमेन को चिल्ड्रन की फॉर्म में चेंज कर लें या चिल्ड्रन को वुमेन की फॉर्म में, मान लो कि चिल्ड्रन को वुमेन की फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो 1 वुमेन 2 चिल्ड्रन के इक्वल है, या एक चिल्ड्रन 1/2 वुमेन के इक्वल है, तो 5 वुमेन प्लस में 10 1/2 वुमेन, तो 10 वुमेन हो गए टोटल, ठीक है। और काम कितना है 17 वुमेन डेज, और टोटल वुमेन कितनी आई 10, तो 7 डेज में पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है। और अगर तुम्हें वुमेन की फॉर्म में चेंज करना है, चिल्ड्रन की फॉर्म में चेंज करना है, तो 1 वुमेन 2 चिल्ड्रन के इक्वल है, तो 1 यहाँ पे लिखा 2, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन तो कितना 10 20 चिल्ड्रन, 20 चिल्ड्रन हो गए टोटल। अब चिल्ड्रन कितना काम कर रहे हैं 140 चिल्ड्रन डेज के इक्वल है टोटल वर्क, और कितने बच्चे हुए चिल्ड्रन की फॉर्म में 20, तो यहाँ से भी 7 ही आएगा, ठीक है। किसी भी मेथड से कर लो, आंसर तुम्हारा सेम ही आना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल बेसिक से मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये अब रिवीजन का टाइम है, ये नहीं कि बिल्कुल बेसिक से मैं हर कॉन्सेप्ट को उठा के तुम्हें समझाऊं। अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, बस एक उनका रिवीजन हो जाएगा या उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सकती है। चलो अगला करो। कैसे करना है, ए कैन रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन 16 डेज, ठीक है। मतलब है कि ए किसी काम को 16 डेज में करता है, बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज, और बी उसी काम को 12 डेज में करता है। इतना क्लियर। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज, सी की मदद से वो तीनों के तीनों अगर काम करें सी की मदद लेकर, तो ए बी सी 3 हो गए, तो वो उसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। देन सी अलोन कैन डू द सेम जॉब इन, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क कितना है, क्योंकि पूरा वर्क आएगा जब ही पता चलेगा। और उसके बाद हमें निकालना होगा कि सी पर यूनिट वर्क कितना कर रहा है, यूनिट पर डे कितना कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये कोई काम 16 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में, इनका एलसीएम ले 48 बताया हुआ है, तो 48 क्या आएगा टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो ए कितना कर रहा होगा 48/16 3 यूनिट पर डे, और बी कितना कर रहा होगा 4 यूनिट पर डे, ठीक है। दोनों मिलकर 7 यूनिट पर डे कर रहे होंगे, टोटल यूनिट्स कितना है 48। और अगर सी इनकी हेल्प करे तो पूरा काम 4 डेज में हो जाता है। अगर 4 डेज में काम हो रहा है और टोटल यूनिट 48 है, और 4 डेज में कोई काम हो रहा है, तो एक दिन में 12 यूनिट्स हो रही होंगी, ठीक है। कितनी यूनिट्स हो रही होंगी एक दिन में 12। ए और बी दोनों मिलकर 7 यूनिट कर रहे हैं, अगर तीनों मिलकर काम करें तो 12 यूनिट होनी चाहिए, तो सी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा होगा। आया समझ में। अगर सी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, टोटल यूनिट 48 है, अगर अकेले को काम करना है तो 48/5 डेज में सी अकेला काम कर लेगा। हुआ क्लियर। सबसे पहले हमने निकाला कि टोटल वर्क कितना है, उसके बाद अलग अलग यूनिट निकाली। ए 3 यूनिट पर डे कर रहा है, बी 4 यूनिट पर डे कर रहा है, दोनों मिलकर 7 यूनिट पर डे कर रहे हैं, और 48 यूनिट टोटल है। अगर तीनों 7 काम करें तो 4 दिन में काम पूरा हो रहा है। 4 दिन में काम पूरा हो रहा है, उसका मतलब है कि 12 यूनिट पर डे हो रही हैं, और ये दोनों 7 कर रहे हैं, तो सी ही होगा जो 5 यूनिट पर डे कर रहा होगा। अगर 5 यूनिट पर डे कर रहा है सी, टोटल 48 यूनिट्स है, तो 48/5 डेज में पूरा काम कर लेगा। हुआ क्लियर। अगला चलो। 2 सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है। ए बी इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द 2 सर्किल ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पी ए बी, ठीक है। इसका पहले फिगर बनाना होगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, ठीक है, ठीक है। एक कॉमन टेंजेंट है जो दोनों को टच कर रही है, ऐसे ही कुछ होगा, ये टच कर रही है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट ए और बी,
और पी पॉइंट में टच कर रही है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली टच ऐसे करती है, अगर इनसाइड टच करे, अगर सर्किल का भी क्वेश्चन गिवन हो तो वो ऐसे करती है, ठीक है। अगर अंदर इंटरनली बोले तो एक्सटर्नली ऐसे टच करेगा, ठीक है। इसके आगे क्या बोला है, एंगल पी ए बी, ठीक है। ये एंगल कितना गिवन है, 35 डिग्री, ठीक है। एंगल ए पी बी निकालना है, ए बी पी ये निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये प्रॉपर्टी बताई हुई है ज्योमेट्री में, अगर ये सर्किल है, ये कोई पॉइंट ऑफ ये पी कोई पॉइंट है, अगर इससे दो टेंजेंट जा रही है तो ये टेंजेंट हमेशा इक्वल होती हैं, और अगर ये कोई लाइन है तो ये इक्वल एंगल बनाती हैं, ठीक है। ये चीज़ बताई हुई है। तो अगर हम पी से कोई लाइन डालें ए पर, ठीक है, पी से कोई लाइन डाली ए पर, तो अब ये वही पॉइंट बन गया, तो ये लाइन इसकी इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। और अगर कोई ट्राइंगल है, दो लाइन इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल 35 डिग्री है तो ये एंगल 35 डिग्री हो रहा होगा, ठीक है। एक ट्राइंगल में 180 डिग्री, 35 35 70, तो ये एंगल 110 हो रहा होगा, बिल्कुल। अगर एक पूरी लाइन पर टोटल 180 डिग्री एंगल होता है, अगर ये 110 है तो ये 70 हो रहा होगा, ठीक है। अब फिर से वही कंडीशन बनी, ये पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट जा रही है इस पॉइंट से सर्किल पर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। एक सेकेंड, मान लो जैसे ये टेंजेंट इधर टच हो रही होगी और ये टेंजेंट इधर टच हो रही होगी, तो ये सेम होंगे दोनों। अगर ये सेम होंगी तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये पूरा 110 है और इन दोनों का सम, सॉरी ये एंगल 70 आ रहा है ना, ये 70 है, इन दोनों एंगल का सम 110 होना चाहिए, 110 होना चाहिए, और दोनों एंगल इक्वल होंगे। और दोनों का सम अगर 110 है और एंगल इक्वल है तो एक एंगल 55 डिग्री का होगा, 110/2 55 डिग्री। इजी क्वेश्चन था, पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजी है। अगर पता है ये टेंजेंट वाली चीज़ें कि अगर कोई सर्किल है और किसी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट निकल रही हैं और वो दोनों की दोनों इक्वल होती हैं और इक्वल ही एंगल बनाती है, अगर कोई कोड दोनों से टच करके जा रही हो तो ऐसा कुछ, तो ये हमेशा इक्वल होती हैं। और कोई भी ट्राइंगल हो, दो अगर लाइन इक्वल है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलो। ये कल रह गया था ये क्वेश्चन भी, इसको भी मैंने आज की ही वीडियो में ऐड कर दिया। कल ये क्वेश्चन ही गायब हो गए थे पीपीटी से, कि चाहते नहीं थे कल आना, आज इनका मन है तो आज ही आए हैं। चलो अब देखो, एक तो तुम पूरा सोल्व करोगे, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ कैसे करना है इसको। ये रूट 72 है माइनस रूट 18 है। सोल्व क्वेश्चन होते हैं, कोई 2 मिनट में भी करता है, कोई 5 मिनट में करता है, कोई सेकंडों में करता है। तो फर्क है कि जो सेकंड में कर रहा है उसके हिसाब से चलना है, जिससे कि तुम्हारा एग्जाम में टाइम बचे, ठीक है। क्वेश्चन करना नहीं जरूरी, क्वेश्चन को जल्द से जल्द टाइम में करना वो जरूरी है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो तो, ठीक है। क्या करोगे, देखो 18, अब 72, 18 की टेबल में 72 आता है, बिल्कुल आता है। कैसे, 18 4 जा 72 माइनस रूट 18 अपॉन में रूट 12 लिखो। रूट 18 कॉमन लो, कॉमन लिया, यहाँ बच रहा होगा रूट 4 माइनस 1। रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 माइनस 1, ये रूट 12, 2 माइनस 1 1, तो ये बच रहा होगा रूट 18 अपॉन में रूट 12। काटोगे तो अंडर रूट 3/2 बन रहा होगा, ठीक है। अंडर रूट 3/2 बन रहा है, ऑप्शन है कोई? ये रूट 3/2 है, ये नहीं होगा, रूट 6 है। रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हो, ठीक है। और 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट 2 से रूट 2 गया तो रूट 3/√2 आया, या रूट 3/2, वही बात है।
तो आंसर अपना बी सही होगा। अगला क्वेश्चन करें, एक बार ट्राई करें। चलो चलिए, क्षमा चाहता हूँ समय लेने के लिए आपका। इससे पहले भी कुछ है क्या? एक सेकंड रुके, ये हो गया। चलिए, इस क्वेश्चन से पहले कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अगर कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो, ये सब बताया हुआ है ज्योमेट्री की वीडियो में, पर रिपीट करना पड़ता है। ये पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होती हैं और इसमें हमेशा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये याद रखना अगर पैरेललोग्राम है तो। जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, या कोई भी पैरेललोग्राम ले सकते हो आप जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है, उसमें अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। और अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये प्रॉपर्टीज लिख लो, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अंदर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल x है और ये y है तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। और ये एंगल अगर 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 और 2 का भी सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ABCD साइक्लिक ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC, AB इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये एक सर्किल है, AB एक डायमीटर है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, नहीं, जिसकी सिर्फ ये दोनों साइड पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, अगर ये पैरेलल कर दोगे तो रेक्टेंगल या रोम्बस या सॉरी रेक्टेंगल या स्क्वायर बन सकता है। AB ये डायमीटर है तुम्हारी, तो ये CD हो रहा होगा। ठीक है, CAB 30 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, एंगल ADC निकालना है, ये एंगल फाइंड करना है। एक और बात, अगर कोई सर्किल है, अगर कोई सर्किल है और ये डायमीटर है, और डायमीटर से अगर दो लाइन जा रही है, किसी भी पॉइंट पर टच कर रही हैं, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाती हैं, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ये सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ याद रहनी चाहिए। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये 30 है तो 120 टोटल हुआ, तो ये 60 हो रहा होगा। ठीक है, हमें कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला। अभी बताया कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये ओबियसली 120 डिग्री ही हो रहा होगा। इजी था अगर प्रॉपर्टीज पता है तो। चलो अगले पे। ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी कह सकते हो तुम, जो CUT में इस साल पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा आपके लिए अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो, या आप सीरियसली क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, ना कि सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं। आ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। ठीक है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक 40% वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, आ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर, इसको हटा दें। ठीक है, चलो। A mixture of 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 40 लीटर है, कोई मिक्सचर है, उसमें एक मिल्क है और वाटर है। ठीक है, और वाटर 10% है, मतलब 4 लीटर वाटर होगा और 36 लीटर मिल्क होगा। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक 40% वाटर इन द न्यू मिक्सचर।
ठीक है। एक मेथड तो आप कॉन्सेप्चुअली करें पूरा, और एक ट्रिक भी है, देखो कैसे। पहले मेथड से कि 4 लीटर वाटर था प्लस कितना वाटर उसमें ऐड करें कि वो टोटल 40 + x जितना भी क्वांटिटी बन रहा होगा उसका 40% हो। 40% 40/100 या 2/5 लिख दो, ठीक है। तो ये बनेगा 20 प्लस में 5x = 80 प्लस में 2x। तो यहाँ पे 3x = 60 बन रहा होगा और x की वैल्यू 20 लीटर। मतलब 20 लीटर पानी ऐड करने पर आपका टोटल क्वांटिटी में पानी की मात्रा 40% हो रही होगी। एक और मेथड बताता हूँ इसके लिए, जल्दी सोल्व करना है तो देखो 40% टोटल था, इसमें से 40 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 10% वाटर, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एलिगेशन का ही कि 4 लीटर वाटर इसमें है और हम जो एक सेकेंड ऐसे भी, हाँ 10% वाटर, 40 लीटर के अंदर 10% वाटर है और जो हम वाटर ऐड कर रहे हैं वो 100% होगा। अभी 40 लीटर के अंदर 10% वाटर है और जो हम वाटर ऐड कर रहे होंगे वो तो 100% वाटर ही होगा, और हमें जो क्वांटिटी चाहिए वो 40% वाटर चाहिए। इसको ऐड करने के बाद जितना भी सॉल्यूशन होगा मिल्क एंड वाटर का, उसमें 40% क्वांटिटी होनी चाहिए वाटर की। अगर हम गैप लें, ये पहली बार कर रहे हो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, वरना एक दो प्रैक्टिस होगी तो बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही ईजी, ठीक है। ये 2:1, ठीक है। ये 2 किसके इक्वल है? 40 लीटर की, क्योंकि 40 लीटर के अंदर 10% वाटर है। अगर 2 40 के इक्वल है तो ये 1 20 लीटर के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या अपना मेथड लगा कर भी सोल्व कर सकते हो। चलो अगले पे करो। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पे इसको पूरा ट्राई करना है। इन अ जू देर आर रैबिट एंड पिजन, इफ द हेड आर काउंटेड देर आर 200 हेड्स, ठीक है, और 580 लेग्स हैं। हाउ मैनी पिजन्स आर देयर, ठीक है। रैबिट और पिजन्स, रैबिट और पिजन हो, सबके हेड तो एक ही होगा। मान लो x रैबिट है और y पिजन है, ठीक है। हमें नहीं पता कि रैबिट कितने पिजन कितने हैं, तो हमने वेरिएबल मान ली कि x रैबिट है और y पिजन्स होंगे। रैबिट के हेड कितना होगा? एक हेड होगा एक रैबिट का, और पिजन का भी एक हेड होगा। तो x + y की वैल्यू गिवन है 200, पहला इक्वेशन, ठीक है। लेग्स रैबिट के 4 होते हैं, तो एक रैबिट x माना और एक के 4 होते हैं, तो 4x अगर लेग्स की निकालेंगे तो, ठीक है। और पिजन्स के 2, तो 2y = 580 के इक्वल होगा टोटल लेग्स। एक रैबिट है उसके 4 लेग है, तो 4x प्लस में 2y = 580, इक्वेशन सेकंड। इसको और सोल्व करेंगे तो 2x प्लस में y = 290 बन रहा होगा। 2 से डिवाइड दे दिया। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। निकालना क्या है? नंबर ऑफ पिजन्स निकालने हैं। तो अगर हम इक्वेशन थर्ड में से माइनस कर दें इक्वेशन फर्स्ट को, तो y से y गया, 2x - x बच रहा होगा, और 290 - 200 सिर्फ 90 बच रहा होगा। तो अगर x की वैल्यू आई 90, मतलब नंबर ऑफ रैबिट कितना है? 90। अगर 90 यहाँ रखें तो 90 + y = 200, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110। मतलब 110 कितने क्या है? पिजन है, ठीक है। देख लो एक बार, सिर्फ इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर यहाँ पे पिजन की जगह कोई और एनिमल बोलता या जिसके 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पे भी 4y हो जाता, तो कुछ और कंडीशन होती उसमें, ठीक है। चलो बस कॉन्सेप्ट समझो कि किस तरह क्वेश्चन करे जा रहे हैं। कैसे करना है? A sold a watch to B at a gain of 20% and B sold it to C at a loss of 10%, ठीक है। at a loss, B sold it to C at a loss of लिख लेना 10%,
इफ सी बॉट द वॉच फॉर 216 व्हाट प्राइस डिड ए वॉच। ठीक है, इसके दो मेथड है, या तो तुम सीधा वेरिएबल मान लो या कोई वैल्यू मान लो कि ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट अ गेन ऑफ 20%। मान लो कि ए ने उस वॉच को 100 रुपये में लिया, हम मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि 100 यूनिट में उसने लिया, वो बी को बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर, तो बी को 120 में बेच रहा होगा। ठीक है, और बी सेल कर रहा है उसको सी को एट अ लॉस ऑफ 10%। 120 है, या तो उसका 10% निकाल के माइनस कर दो, कितना आएगा 12108, या इसका 9/10 कर लो, 10% लॉस है तो 1 यूनिट डिक्रीज हो गया, तो 9/10 बच रहा होगा, ये 108 आएगा। इतने में किसको पड़ी? सी को। सी ने उस वॉच को लिया 108 में अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह हमने वैल्यू मान के चल रहे हैं, और क्वेश्चन में बोला है कि सी ने उस वॉच को 216 में खरीदा, तो ये 108 216 इक्वल होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 2। ठीक है, निकालना है क्या है कि सी की ए ने कितने में परचेज किया, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 100 यूनिट माना, तो 100 × 2 करोगे तो 200 आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, जल्दी करना है हमें बस। या मान लो कि x में a ने खरीदा, 20% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 6/5 ऑफ x पे बेचा b ने, a ने b को, और उसने लॉस में कितने के 6/5 ऑफ x हो गया था 20% प्रॉफिट के बाद, अब उसने 9/10 पे बेचा, तो 54/50, या सोल्व करोगे तो 5 और 3 27/25 ऑफ x में जा रहा होगा, ये इक्वल टू होगा 216 के। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा, क्योंकि अपन ने x ही माना है, x की वैल्यू यहाँ से भी 200 ही आएगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, बस मेथड समझ आना चाहिए किस मेथड से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगला करो। चलो, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस की 95% है, इसमें भी मान सकते हो, सीधा मानो कि सेलिंग प्राइस 100 है, वेरिएबल मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, हमें टाइम बचाना है, जितना जल्दी हो सके उतना क्वेश्चन को करना है और आगे बढ़ना है। मान लो कि सेलिंग प्राइस तुम्हारी 100 है, तो कॉस्ट प्राइस इसकी 95% है, तो कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली 95 होगी। सेलिंग प्राइस 100 मानी तो कॉस्ट प्राइस 95 होगी, क्योंकि 95% है सेलिंग प्राइस के। तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है। अगर 95 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 100 है, तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है 95 पर। ऐसे करोगे तो 1/19, या तो तुम्हें 1/19 की वैल्यू याद हो, या पूरा सोल्व करोगे कि 100/19 कितना आएगा, 5.26% आएगा सोल्व करने पर भी, या तुम्हें याद होना चाहिए 1/19 क्या होता है, 5.26% होता है। तो यहाँ से भी कर सकते हो, या पूरा सोल्व करके भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अगला पूरा परसेंटेज टेबल लिखाया हुआ है क्वेश्चंस पे, पहले वाली वीडियोस में। करो एवरेजेस का। The average age of 11 cricket players 20 years. If the age of coach is also included, the average age increase by 10% and the age of coaches. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला आपको जो कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ कैसे करना है। 11 प्लेयर्स, सबसे पहले एवरेज क्या होता है कि टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, लिख लेना, ये तो याद होगा यार, अब एक दिन पहले ये थोड़ी पढ़ोगे एग्जाम से एवरेज क्या होता है। ठीक है, तो 11 प्लेयर्स की एवरेज एज क्या है 20, तो टोटल सम क्या होगा, यही होगा। 11 प्लेयर की एवरेज एज 20 है, तो 11 प्लेयर की एज का सम इतना होगा। ठीक है, इफ द एज ऑफ कोच इज एडेड, ठीक है, द एवरेज एज इंक्रीज बाय 10%। तो पहले 20 थी, अब 10% से बढ़ गई, तो 22 होगी। और अब मेंबर कितने हो गए टोटल 12। ठीक है, तो कितना आएगा 220 + x इक्वल टू 264। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 44, मतलब टीचर की एज क्या होगी या कोच की एज क्या होगी 44। ठीक है, एक मेथड और बताता हूँ। मान लो 11 प्लेयर है,
11 प्लेयर हैं, प्लेयर P1, प्लेयर P2, प्लेयर P3 डैश 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 प्लेयर 11, ठीक है 11 प्लेयर हैं। उनकी एज अभी एवरेज एज 20 है, सबकी 20 होगी एवरेज मान लो, ठीक है कि एवरेज एज अगर 20 है सबकी 20 मान के चलिए हमने। एक कोच ऐड हुआ, ऐड होने पर सबकी एवरेज एज में 10% इंक्रीमेंट आया होगा, मतलब सबकी एज 2 से बड़ी होगी सबकी, ठीक है। अगर कोच के आने से एवरेज एज बढ़ी तो कोच को उतना वेट लाना होगा कि जब सबकी कि जो जितने भी सबकी एज है उसमें वो कुछ ना कुछ एडिशन कर पाए, तो ये पूरा वेट जो है कोच में ऐड होगा। सबकी एज 20 थी एवरेज एज, मान लो कि 20 है, किसी की 40 होगी किसी की 25 होगी, मान लो कि 20 एवरेज एज है तो सबकी 20 मान ली हमने, ठीक है। उसके बाद 2 सब में ऐड हो रहा है कोच के इंक्लूड होने पर, तो ये जो पूरी एज लेकर आया होगा कोच लेकर आया होगा, ठीक है। आगे तो कोच की कितनी होनी चाहिए, अगर कोच के ऐड होने के बाद पूरी 12 लोगों की एवरेज एज 22 हो रही है तो उसकी 22 ही होगी, अब ये 22 होगी, सब में 2 ऐड कर रहा है। 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर में 2 ऐड कर रहा है, प्लस में 22 खुद की है, तो एवरेज एज यहाँ से भी 44 ही आएगी। आया समझ में? एक और क्वेश्चन ऐसा ही पूरा समझ आ जाएगा, एक बार देख लो। मतलब ये होता है कि बस कि जो भी इंक्लूड हो रहा है कि उसी को सारी एज लेकर आनी होगी, उसी की वजह से पूरी जितने भी लोग होंगे उनकी एज में एडिशन होता है। हाँ ये करो, उसी मेथड से करना जो भी बताया था, चुटकियों में हो जाएगा। देखो द एवरेज वेट ऑफ 33 स्टूडेंट इज 47 kg। मान लो स्टूडेंट S1, S2 डैश 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 स्टूडेंट S3 S33, सबकी एज अभी 47 है, ठीक है। वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, एक टीचर इंक्लूड हुआ, तो टीचर इंक्लूड हुआ, अरे यार टीचर इंक्लूड हुआ, ठीक है, होने पर सबकी एज में 1 का एडिशन हो गया, मतलब 33 तो ऐड हो रहा ही होगा, तो 33 तो कम एटलीस्ट टीचर की एज होगी 33 तो, ठीक है। ऐड होने के बाद पहले एज 47 थी एवरेज एज, उसके होने के बाद 48 हो गई होगी, क्योंकि एक सब में बढ़ गया, तो इसकी कम से कम 48 तो होगी, क्योंकि अभी इंक्लूड हो गया। इसके ऐड होने के बाद एवरेज एज जो है पूरी क्लास की स्टूडेंट प्लस टीचर की 48 हो गई, तो ये 47 था पहले, सबकी 1 ऐड करा तो ये भी यही लेके आया होगा, 33 तो ये लेके ही आया होगा, और 48 अब खुद की भी है तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, तो 1 और 8 तो 81 यही आंसर आएगा, ठीक। 1-2 क्वेश्चन इस तरह अगर ट्राई करोगे उस मेथड को ना लगा के क्वेश्चन से, तो बहुत जल्दी समझ आएगा और बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो करो, TSD का है, ठीक है। श्वेता व्हेन इंक्रीजिंग हर स्पीड फ्रॉम 24 to 30 km/h, ठीक है। पहले स्पीड उसकी 24 थी, अब स्पीड 30 km/h हो रही होगी, पहले स्पीड उसकी 24 थी, अब 30 km/h होगी। शी टेक 1 hour लेस देन द यूजुअल टाइम टू कवर अ डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस यूजुअली कवर बाय श्वेता, ठीक है। श्वेता की स्पीड पहले 24 थी, अब 30 km/h हो गई, ठीक है। मतलब अगर रेशियो ले, जिस तरह मैं आपको बताया हुआ है पहले भी क्वेश्चन में, अगर स्पीड टाइम या डिस्टेंस में आ रहा हो तो मुझे रेशियो से काम करें, तो 4:5 होगा स्पीड का, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या होगा, 5:4, ठीक है। और 1 hour लेस देन, मतलब पहले 5 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 4 यूनिट टाइम लग रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस 1 hour गिवन है, 1 यूनिट का गैप है, उसकी वैल्यू 1 hour गिवन है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 hour, ठीक है। टाइम हमारे पास आ गया, स्पीड हमारे पास है,
तो हम निकाल लेंगे कि श्वेता ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो 24 किलोमीटर पर आवर विद द टाइम 5 आवर, तो 120 किलोमीटर आंसर आएगा। ठीक है, इन मेथडों से क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। अब फिर सब चीज़ पहले पढ़ी होती है तो बहुत काम आती। स्पीड का रेशियो 4:5, टाइम का रेशियो 5:4, एक का डिफरेंस गिवन है 1 ओवर। ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल 1 ओवर है, तो 5 यूनिट 5 ओवर की इक्वल होगी, और 5 ओवर की इक्वल है अगर 5 घंटे टाइम आ गया और 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो डिस्टेंस आ गया 120 किलोमीटर। ठीक है, ओरिजिनल डिस्टेंस। अगला अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा में बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं सीधे, तो एक बार ऑप्शन से ट्राई जरूर करना है इन क्वेश्चन को। कैसे करना है, a माइनस बी गिवन है तुमको 7 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है 169। ठीक है, 3a प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a माइनस बी का गिवन है मतलब 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 169 माइनस 2ab। नेगेटिव इधर लाएंगे तो 2ab इक्वल टू हो रहा होगा 120 के, तो ab इक्वल टू हो रहा होगा 60 के। ठीक है, ab की वैल्यू गई 60। या तो यहीं से हम मान के सोचें, मतलब सोच लें कि 10 × 6 सोच लो या 12 × 5। ठीक है, या तो एक मेथड है कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को ट्राई करें अगर जल्दी करना है, वरना ए बी इक्वल 60 आया तो ए की 60/b ले सकते हो वैल्यू। अब उसको इसमें डालो फिर सोल्व करो, तो वहाँ से भी ए या बी में कुछ अलग अलग वैल्यू आएंगी। या सीधा कर सकते हो आप कि अगर ए बी की वैल्यू 60 है तो ये 12 अगर और 5 होगा तो 60 आ रहा होगा। अगर इक्वेशन में पुट करोगे 3 × 12 + 5 तो 36 + 5 41। ऑप्शन बैठ रहा है ऐसा कोई? ऑप्शन ए बैठ रहा है। या अगर 5 और 12 लोगे, देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन नहीं लोगे। ठीक है, मान लो 10 और 6 ले लो, 10 और 6 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, 10 - 6 4 होता है, यहाँ पे 7 चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है 12 और 5, जिसको माइनस करने पर या इक्वेशन में डालने पर भी 7 या 169 आएगा और इस इक्वेशन में डालने पर अपना आंसर सही आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से या अपनी सोच से भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो एक ये क्वेश्चन और बच रहा है, इसको करो। ये भी ऑप्शन से ट्राई करना क्वेश्चन करने की। हमें अपना समय बचाना है, बस हमें ये नहीं दिखाना कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जाकर कि हमें कितना नॉलेज है, कितना कुछ सीख कर आए। नहीं, हमें अपना समय बचाना है, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को ट्राई करके उसे समाप्त करके आगे बढ़ना है। ठीक है, 3x + 5 = 12 और xy = 9 गिवन है। या तो हम यहीं से सीधा मान लें कि अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 9 है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू 1, 3 + 9 12, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे रखने पर आ रहा है नहीं आ रहा, तो 3 × 1 - 9 - 6 ऑप्शन में है नहीं है, तो हम ये नहीं मानेंगे। एक मान लो 3 3, ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ये 3 × 3 9 + 3 12, ये भी हो रहा है। यहाँ पे रखो 3 × 3 - 3 9 - 3 6 ऑप्शन में है, तो ये भी सही होगा। ठीक है, या एक मेथड और है, अगर पूरा सोल्व करना है तो xy = 9 है तो x की वैल्यू ले लो या y की वैल्यू ले लो 9/x। ठीक है, y की वैल्यू 9/x पुट करी यहाँ पर = 12, तो ये बनेगा 3x² - 12x + 9 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो एक्स स्क्वायर अगर 3 कॉमन ले लोगे सब में से तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बन रहा होगा। ठीक है, इसे अगर स्प्लिटिंग करोगे या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4x/2a, या स्प्लिटिंग मेथड से तो माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन लिया x माइनस 1, यहाँ पे सेम बनना चाहिए इसलिए। ठीक है, तो x माइनस 1 कॉमन लिया दोनों में से, यहाँ बच रहा होगा x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 और 3, अगर 0 के इक्वल दोनों को पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 और 3 आई, यहाँ पे पुट करोगे तो x की वैल्यू, एक y की वैल्यू 9 आएगी और एक y की वैल्यू 3 आएगी। वही चीज़ है, हमारे पास भी 2 ऑप्शन आए थे, हमने चूज़ किया था, तो यहाँ से कर सकते हो। तो दोनों को पुट करोगे तो एक ही सेटिस्फाई करेगा 3 वाला, जिससे अपना आंसर सही आएगा। ठीक है, चलो करो। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है विद द साइड ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड 1 डायगोनल। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट अपॉन में हाफ। ठीक है, या 2। एक रोम्बस है, अभी बताया था रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी कि इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और इसकी जो डायगोनल है बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को 90 डिग्री पर। ये इसकी इक्वल होती है और ये इसकी इक्वल होती है। इसकी साइड गिवन है 13, सभी 13 होगी, चलो साइड इक्वल होती हैं। एंड 1 डायगोनल 10 सेंटीमीटर, मान लो ये डायगोनल 10 है तो ये 5 हो रहा होगा और ये 5 हो रहा होगा। अगर हमें इस डायगोनल की वैल्यू निकल जाए तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। ये 9 डिग्री बन रहा है। अगर हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे 5, 12, 13 अगर याद है तो, वरना h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी करोगे तो 13 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर माइनस होगा भी तो 144 आएगा, मतलब 12 का स्क्वायर ही आएगा। वैसे भी कर सकते हो अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद नहीं है तो। लिख लो एक बार, 2 5 ट्रिपलेट, 1 3 4 5 5 12 13 7 24 25 6 8 10 9 40 41, यही लिख लो बस। ठीक है, ये क्या आया 12, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ठीक है, तो डायगोनल्स की लेंथ क्या आई, एक की आई 10 और एक की आई 24। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 d2, तो d1 10 और d2 24, क्या आएगा एरिया ऑफ रोम्बस 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगला। PQR is be a rectangle such that PQ is equal to रूट 3QR। ठीक है, PQR एक रेक्टेंगल है। ठीक है, PQRS, मान लो कि QR की लेंथ x है तो PQ रूट 3QR है, मतलब रूट 3x होगा। PQ मान लो, QR मान लो 1 है तो ये रूट 3 होगा, या x मानोगे तो रूट 3x होगा। व्हाट इज PRS? ठीक है, एंगल PRS, ये वाला एंगल चाहिए हमें। उस दिन हाइट एंड डिस्टेंस करते समय बताया था कि अगर 30 डिग्री हो तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का रेशियो हमेशा 1 रूट 3 और 2 होगा। 45 डिग्री होगा तो 1 1 रूट 2 होगा, और अगर 60 डिग्री होगा तो रूट 3 1 और 2 होगा। ठीक है, तो ये रूट 3, ये भी रूट 3x होगा, ये x तो ये भी x होगा। परपेंडिकुलर क्या है x, और बेस क्या है रूट 3x, तो 1 रूट 3 और 2 की फॉर्म में है, तो एंगल अपना 30 डिग्री होगा। ठीक है, या कैसे निकाल सकते हो, अगर ये 1 और ये रूट 3 है तो tan थीटा p/b होता है, तो p कितना है अपना x और b कितना है अपना रूट 3x, x कटेगा तो 1/√3 बचेगा, और tan
1/√3 कितने एंगल पे होता है? 30 डिग्री पर ही होता है। तो ऐसे भी कर सकते हो, पर ये लॉन्ग पड़ेगा। अगर ये 3 चीज़ें याद है, हाइट एंड डिस्टेंस में बताया था और क्वेश्चन भी कराए थे, तो इजीली कर लोगे। चलो जी, तो थैंक यू आप सभी का, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको कम से कम 20 क्वेश्चन करा दिए हैं जो स्लॉट 2 में पूछे गए हैं, या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी कह सकते हो आपको। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें और अपनी प्रैक्टिस को कम ना होने दें। जब तक के लिए धन्यवाद। चलता हूँ, बाय बाय।